बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिपल टैंक में किस तरह रिपल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, दूसरे मीडियम से टकरा कर कैसे वापस आती हैं। वापस आने को रिफ्लेक्शन कहते हैं, बाउंस बैक भी कहते हैं। तो प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। रिपल टैंक में आप एक बैरियर रखें, एक रुकावट सी रखें। द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्राम द बैरियर। और जो वाटर वेव्स हैं वो उस बैरियर से टकरा कर रिफ्लेक्ट करेंगी, वापस आएंगे। इफ़ द बैरियर इज प्लेस्ड एट एन एंगल, अगर बैरियर को हमने उस रिपल टैंक में एक एंगल पर रखा, जैसे ये रिपल टैंक है और रिपल टैंक में हमने ये ये इस तरह एक रिपल टैंक है, इस तरह। तो इसमें हमने एक एंगल पर इसको रख दिया है, तिरछा करके इसको बैरियर को। तो अब जो वेव्स हैं वो ये आ रही हैं, ये वेव आ रही है और ये वेव फ्रंट है। ये जो ब्लैक कलर में है ये वेव फ्रंट है और ये जो रेड कलर में है ये वेव्स हैं। ये वेव आगे प्रोपोगेट कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ये वेव की मोशन है। और ये जो लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके जो ऊपर से जो वेव कैसे मूव करती है उसके वेव फ्रंट नज़र आते हैं। तो हमेशा वेव और जो वेव फ्रंट होते हैं इनका जो आपस में एंगल बनता है वो हमेशा 90 का एंगल होता है। ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये देख लें, ये वेव है और ये वेव फ्रंट है, इसमें इधर 90 का एंगल है, इसमें इधर 90, ये नीचे भी इस तरह 90 का एंगल है। नहीं, यानी कि वेव और वेव फ्रंट में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 का एंगल होता है। वेव और वेव फ्रंट में हमेशा एंगल 90 का होता है। और जो बैरियर रखना है वो बैरियर हमने रिपल टैंक में किसी एंगल पर रखना है। ये देखें कि ये जो वेव है ये इस बैरियर के साथ 90 का एंगल नहीं बना रही है, बल्कि उससे कुछ कम, ये 90 से कम है। ये वाला जो एंगल है ये एंगल बन रहा है। और एंगल जो है वो हमेशा एक बात और भी याद रखनी है कि ये जो है ये अपना एंगल देखना होता है वो उसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो यहाँ से वेव आकर टकराई है तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल मीन कि यहाँ पर हमने एक 90 का एंगल बनाया। तो 90 का जब एंगल बनाया तो अब ये वेव है और ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है इसको हमने स्टडी करना है। तो जब आप बैरियर को रखेंगे, किसी एंगल पर रखेंगे, तो उस तरह फिर जो है वो इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। तो यहाँ ये ऊपर वाली तस्वीर में ये इंसिडेंट रेज हैं, ये इंसिडेंट वेव्स हैं। रेज तो लाइट की होती हैं, जहाँ चूँकि हम वेव को स्टडी कर रहे हैं। तो ये इंसिडेंट वेव है, ये नॉर्मल है। इसने यहाँ इसके साथ एंगल बनाया हुआ है। यहाँ आई है, आई मीन की इंसिडेंट। और ये जो नीचे वाली तस्वीर है इसमें उसने इसकी रिफ्लेक्शन दिखाया, इसका बाउंस बैक दिखाया है कि अब नॉर्मल के साथ दूसरी तरफ यहाँ पर चूँकि यही वेव जब इस बैरियर के साथ टकराई है तो अब इसने वापस भी मुड़ना है, रिफ्लेक्ट होना है। तो रिफ्लेक्शन के लिए उसने नीचे दिखाया कि नॉर्मल के दूसरी साइड की तरफ ये आर जो लिखे हुए इसका मतलब है ये रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये नॉर्मल है। ये वही नॉर्मल है जो ऊपर वाली तस्वीर में है। एक तरफ इंसिडेंट रे होती है, वेव होती है, और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड वेव होती है। तो ये जो एंगल होते हैं ये दोनों इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल हैं ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ भी देखें कि ये वेव जो है नीचे को आ रही है और वेव फ्रंट जो है इनके साथ इसका यहाँ भी परपेंडिकुलर इसका रिलेशन है।
एंड यहाँ भी जो एंगल बन रहा है, जो इसका रिफ्लेक्टेड वेव का जो बन रहा है, वो अपने वेव फ्रंट के साथ 90 का ही बन रहा है। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और ऊपर जो इंसिडेंट जो रे थी उसका भी एंगल जो था अपने वेव फ्रंट के साथ वो 90 के एंगल बन रहा था। यानी वेव फ्रंट और जो वेव होती है उसका आपस में जो एंगल का रिलेशन होता है वो हमेशा 90 का एंगल का रिलेशन होता है। Is placed at an angle to the wave front, the reflected wave can be seen to obey the law of reflection. तो जो रिफ्लेक्टेड वे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है वो ओबे करेगी, उसके मुताबिक वो अपना बिहेवियर शो करेगी। द एंगल ऑफ द इंसिडेंट वेव, जो इंसिडेंट वेव है along the normal will be equal to the angle of the reflected wave. तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, जो बात पहले मैं बता चुका हूँ, वो आपस में बराबर होते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है या रिफ्लेक्टेड वेव जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। दस वी डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एज, तो इस तरह हम फिर वेव्स की रिफ्लेक्शन की ये डेफिनेशन कर सकते हैं। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, जब वेव मूव करती है एक मीडियम में, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, और दूसरी मीडियम की सरफेस से वो टकराती है। जैसे यहाँ वेव जो है वो बैरियर से आकर टकरा रही है। बैरियर जो है ये वाटर नहीं है, ये और मीडियम है, वाटर और मीडियम है। तो वाटर वेव जो है ये इस लकड़ी के बैरियर है या लोहे के बैरियर है, कोई भी किसी किस्म का कोई भी बैरियर हो सकता है, बरसर तो वो दूसरा मीडियम है, वाटर नहीं है। When waves moving in one medium fall on the surface of an other medium, they bounce back into the first medium. तो वो जो वेव है वो टकरा कर दूसरे मीडियम से फिर अपने पहले वाले मीडियम में चली जाती है, यानी वापस चली जाती है जहाँ से आई थी। Such that the angle of incidence, इस तरह के इंसिडेंस का एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, के वो रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर हो जाता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हमने आई से शो किया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हमने आर से शो किया, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। द स्पीड ऑफ अ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। अब पानी जो है उसमें वेव की क्या स्पीड होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि पानी की स्पीड पानी की गहराई पे डिपेंड करता है कि पानी की कितना ज़्यादा गहरा है या कम गहरा है। द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड इन वाटर पानी में डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर, वो पानी की डेप्थ पर डिपेंड करता है। इफ़ अ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक, अगर रिपल टैंक में आप एक तरफ एक लकड़ी का ब्लॉक रख देते हैं, डबो देते हैं, सबमर्ज्ड यानी इस तरह ये रिपल टैंक है और इसमें सब पानी भरा हुआ है, ये सब इसमें पानी है, तो आप इतनी साइड पे जो है आप इस पे आप यहाँ पर आप रख देते हैं लकड़ी का कोई तख्ता सा रख देते हैं जो पानी में डूब जाता है। अब ज़ाहिर है इधर पानी की गहराई ज़्यादा है और तख्ते के ऊपर पानी की जो गहराई है वो कम है, तो यहाँ जो डीप वाटर है इधर पानी की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और जहाँ पानी की गहराई कम होगी वहाँ पानी की स्पीड कम हो जाएगी, चूँकि वो लैम्डा पे डिपेंड करता है इस पे। और यहाँ जो पानी की गहराई है यहाँ लैम्डा ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जो पानी कम गहरा होता है वहाँ वेवलेंथ कम होती है, लैम्डा छोटा होता है। इफ़ अ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक, अगर आप एक ब्लॉक को पानी में डबो देते हैं, उस रिपल टैंक में डबो देते हैं, तो यहाँ पानी कम गहरा हो जाएगा। द डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई इन द टैंक विल बी शैलोअर, शैलोअर मीन कम गहरा।
तो उस ब्लॉक वाली जगह पर जो पानी है उसकी गहराई कम हो जाएगी, चूँकि नीचे ब्लॉक आ गया। अब ऊपर अगर कुल टैंक में पानी 6 इंच है तो 4 इंच यहाँ ब्लॉक की जगह पर वो ब्लॉक आ गया है और 2 इंच पानी बाकी रह गया है। तो ब्लॉक के ऊपर जो पानी होगा उसकी गहराई कम होगी, 2 इंच होगी, जबकि जो दूसरा एरिया है टैंक का वो उधर 6 इंच होगी। द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर पानी की गहराई कम हो जाएगी देन एल्सवेयर, दूसरी जगहों के मुकाबले में जहाँ ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ। व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर, और जब आप वेव पैदा करेंगे और पानी गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ मूव करेगा, व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर, यानी जब वेव गहरे पानी से चलती हुई वो ब्लॉक के ऊपर पहुंचेगी, देयर वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट्स, नो आई एम सॉरी, ऑफ शैलो वाटर देयर वेव लेंथ डिक्रीजेस। तो वहाँ पर जो वेव लेंथ होगी उनकी वाटर वेव्स की, उनकी वो वेव लेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। वेव लेंथ पहले भी एक वीडियो में पढ़ाया था कि ये एक वेव है, इसका इतना ये इसकी वेव लेंथ है। तो अगर ये डीप वाटर है और अगर ये थोड़ा गहरा है, कम गहरा पानी है, तो ये वेव लेंथ कम हो जाएगी। तो अब ये इसकी वेव लेंथ हो जाएगी, यानी ये भी एक वेव है और ये भी एक वेव है। गहरे पानी में वेव लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और कम गहरे पानी में यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वेव लेंथ कम हो गई है। तो जहाँ ज़ाहिर है वेव लेंथ अगर कम हुई है तो स्पीड भी इधर कम हो गई है, इधर वेव लेंथ ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा है। तो कम गहरे पानी में वेव लेंथ डिक्रीज कर जाएगी बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर, लेकिन ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ वाटर, लेकिन जो वेव्स की तादाद है वो बराबर रहेगी। चूँकि जो ये वाइब्रेटर है, ये इधर इसने मिसाल दी हुई है कि ये वाइब्रेटर ये यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है वाटर वेव्स को, और यहाँ से चलती हुई जब यहाँ पहुँची हैं तो इसने अगर 1 सेकंड में 5 वेव्स पैदा की हैं तो कम गहरे पानी में भी 5 हैं, ज़्यादा गहरे पानी में भी 5 वेव्स होंगी और कम गहरे पानी में भी कम वही वेव्स होंगी। यानी कि ऐसे नहीं होगा कि गहरे पानी में 1 सेकंड में 10 वेव्स हों और कम गहरे पानी में जो है वो उससे कम होकर 8 हो जाएं, 7 हो जाएं या 5 हो जाएं। तो ये नहीं हो सकता। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों जगह पर वेव्स की बराबर होगी, चूँकि वाइब्रेटर जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है वेव्स को। तो ये एक एक्सटर्नल सोर्स है, तो एक्सटर्नल सोर्स जो है वो वेव्स को पैदा कर रहा है, तो उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ सेम रहेगी। अलबत्ता फ़र्क ये पड़ेगा कि जो ज़्यादा गहरा पानी है वहाँ ये वेव लेंथ है, इसको लेमडा से ज़ाहिर किया जाता है, ये लेमडा है, ये लेमडा है, और यहाँ जो है वो लेमडा, ये लेमडा 1 है ज़्यादा गहरे पानी में, और यहाँ नीचे ब्लॉक सा पड़ा हुआ है, ये उसके ऊपर पानी है, ये कम गहरा पानी है, ये ज़्यादा गहरा पानी है। तो ये लेमडा 2 है, लेमडा 2 ये छोटा है, ये लेमडा छोटा हो गया और ये लेमडा बड़ा है। तो ये साथ स्पीड है, यहाँ V1 है और यहाँ V2 है। तो अज़ान शुरू हो गई है, इंशाल्लाह फिर अज़ान के बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो ये लेमडा 1 है, ये लेमडा 2 है, ये वेव लेंथ को डिनोट किया जाता है लेमडा से। यहाँ लेमडा ज़्यादा है, इन दो के दरमियान इतना डिस्टेंस है और यहाँ थोड़ा डिस्टेंस है, तो यहाँ स्पीड ज़्यादा है, V1 है यहाँ स्पीड, क्योंकि स्पीड जो है वो वेव लेंथ पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों में बराबर है, तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी 5 है।
तो अब जो स्पीड होगी वो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगी, जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी, तो यकीनन जो गहरा पानी है इस ये वेव लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ वेव की स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये आज का सबक ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।